धीरे धीरे शुरू शुरू में दादियों को एक ही गाड़ी मेरी जब होती थी तो दादी सभी भाई बहनों को, चाहे जानकी दादी है, गुलजार दादी है, चाहे आबू रोड आना है, अहमदाबाद आना है, मेरी ही गाड़ी में जाते थे। तो एक बारी जानकी दादी लंदन से आकर के जब वापस जाने लगे तो दादी ने मुझे कहा कि दादी जानकी को आपको अहमदाबाद लेके जाना है हमारी गाड़ी में। मैं कहा ठीक है दादी। दादी को बिठाया गाड़ी में। जानकी दादी ने मुझे कहा प्रकाश कितने बजे अहमदाबाद पहुंचाओगे, क्योंकि उन दौरान सेल फोन होते नहीं थे। मैं कहा दादी जी आपको कितने बजे पहुंचना है, तो कहते इतने बजे। मैंने कहा दादी मुझे आधा घंटे का और मार्जिन दीजिए, रास्ते में ट्रैफिक होता है, रेलवे फाटक होता है। कहते ठीक है। पर कमाल बाबा की थी कि मैं आधा घंटा पहले ही दादी को अहमदाबाद पहुंचाया, और अहमदाबाद पहुंचाते दादी जानकी देश विदेश की सभी बहनों को फ़ोन पे कहने लगी ये तो मैं आपको इसलिए लेके बात कर रही हूँ कि प्रकाश भाई मेरे को टाइम से लेके आया है। देखो दादी कितना उमंग उत्साह से मेरा नाम लेती थी। उसका रिटर्न देखिए, जब दादी वापस आई, बाप दादा का टर्न चल रहा था, तो अंतिम टर्न था बाप दादा का। जानकी दादी मुझे स्टेज पे बुला करके बाप दादा के सन्मुख लेके गए। बाप दादा को कहा कि सभी दादियों की गाड़ी चलाता है, फास्ट भी चलाता है, एक्यूरेट भी, और समय पर भी पहुंचाता है। बाप दादा ने मुझे फिर देखिए वरदान क्या दिया। बाप दादा ने कहा सभी दादियों की जिंदगी आपके हाथ में है। कितनी बात कह दी, बड़ी बात। सभी दादियों की जिंदगी आपके हाथ में है। हमेशा जब भी स्टीयरिंग पर बैठो, अब वरदान दिया। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि भी आप भी अपने लिए ये वरदान समझिएगा कि हमेशा जब भी स्टीयरिंग पर बैठो, मैं नहीं बाबा चला रहा है। अगर इस स्मृति में आप ड्राइव करोगे तो कभी भी आपका ध्यान अगर इधर उधर भटकता है तो पीछे बैकबोन बन करके बाबा सदा साथ खड़ा मिलेगा। प्रैक्टिकल 14 साल दादी प्रकाश मणि की गाड़ी मैंने ड्राइव की। दादी को मैं आबू रोड, अहमदाबाद, जयपुर, आगरा, पूना, कोल्हापुर तक मैं गाड़ी में दादी को लेके गया हूं। इतिहास गवाह है, इन 14 साल में अगर दादी गाड़ी में बैठी है, फिर वो चाहे आबू रोड हो, जयपुर हो, आगरा हो, पूना हो, चाहे कोल्हापुर हो, गाड़ी खराब तो होने का सवाल ही नहीं। मेरा टायर पंचर तक नहीं हुआ इन 14 सालों में। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खराब नहीं हुई, ऐसा नहीं कि टायर पंचर नहीं हुआ, लेकिन दादी उस समय गाड़ी में नहीं बैठी थी। ये कमाल थी बाबा की और उस वरदान की। तो मैंने देखा है कि भी दादी को बाबा ही चलवाता था, और दादी का हमेशा मैंने देखा कि जीवन में कभी भी दादी ने मैं शब्द को यूज नहीं किया अपने लिए। हम लोगों को मधुबन में मिलती थी, बातचीत भी करती थी कि दादी का ऐसा विचार है, दादी ऐसा कहती है, दादी ऐसा चाहती है, मैं ऐसा कहती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। कभी भी दादी ने मैं शब्द को, जिसको कहते हैं ना कि आध्यात्मिकता का प्रथम पाठ भी यही है, मैं को जानना, तो दादी अपने आप को कभी भी मैं शब्द यूज नहीं किया। हम लोग, दादी हमारी हर एक छोटी छोटी बातों को पूरा करती थी। मधुबन में दादी हर एक डिपार्टमेंट में जब जाती थी, जैसे ही बरसात हुई, दादी को हम कितनी बारी बोला, दादी आज मौसम बाहर बहुत अच्छा है, पिकनिक का है, घूमने का है, पकौड़े जैसे खाने का है, हलवा खाने का मन हो रहा है। तुरंत दादी किचन से बुलाती थी भाइयों को कि पिकनिक करो, हलवा बनाओ। दादी हर बच्चों की एक एक इच्छा जो है ना पूरी करती थी। तो इसी तरह से दादी जी हमेशा हमें एवरेडी का पाठ भी पक्का करवाती थी। तो अचानक एक बारी दादी जी ने हमें कहा कि भी मोहिनी बहन और चंद्रमणि दादी को आप भावनगर गुजरात में लेके जाओ, 2 दिन के लिए आप जाना। ठीक है दादी की गाड़ी लेके चले गए। अब वहाँ पे हम 2 दिन के 3 दिन के हिसाब से कपड़े लेके गए थे। तो जब हम वहाँ पर गए तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग गए हमारे को वहाँ पर। फिर हम
जाकर के सुबह जाकर के कपड़े पहनते थे, शाम को धुलाई करके प्रेस करके फिर पहन देते थे। जब वापस आए तो दादी जी ने कहा कि आगे से जब भी सफ़र पर जाओ तो भले 1 दिन के लिए जाओ चाहे 2 दिन के लिए जाओ, आपके पास 5-6 जोड़े 7 जोड़े कपड़े होने चाहिए। आज दिन तक उसको पक्का किया है। कहीं भी अब आप जाते हैं 1 दिन के लिए भी अगर कहीं जाना है तो 4-5 दिन के कपड़े हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। एक किस्सा याद आ रहा है। एक बारी दादी जी को कोल्हापुर जाना था, तो मधुबन से कोई भी प्लान नहीं था। मैं अहमदाबाद जाने के हिसाब से दादी को लेके जा रहा था। पांडव भवन से बाहर निकले तो दादी जी जब भी नीचे उतरती थी तो नक्की लेक के होते हुए आती थी, क्योंकि वहाँ पे सफ़ेद बतख बैठे हुए होते थे। दादी उनको देख करके बड़ा खुश होती थी। दादी जी प्रकृति नेचर को भी बहुत अच्छी तरह से स्नेह और प्यार देती थी, लाइक करती थी। चाहे वो पक्षी है, जानवर है, हर एक से मतलब दादी का एक स्नेह होता था। तो उनको देख करके दादी लगती थी, देखो प्रकाश, ये भी सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, ये भी ब्रह्मा कुमार है। तो दादी देख करके, तो उस समय जब लेक की तरफ जा रहे थे तो मेरा थोड़ा गाड़ी का स्पीड थोड़ा फास्ट था। तो मोनी बहन ने कहा कि प्रकाश थोड़ा धीरे चलो, तुम तो ऐसे चला रहा हो जैसे तेरे को अभी कोल्हापुर पहुंचना हो। तो मेरे मुख से निकला, मैं कहा दादी जी उसमें भी कौन सी बड़ी बात है। दादी को अहमदाबाद से फ्लाइट में बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से पूना जाना है। जितनी देर को अहमदाबाद से बॉम्बे, 1 दिन बॉम्बे रुकेगी, पूना पहुंचेंगे। हम सुबह जाकर के शाम को पूना पहुंच सकते हैं। और दादी को पूना से कोल्हापुर 4 घंटे की जर्नी है। उन दौरान दादी को शुरू में अचानक कमर में कभी भी दर्द पड़ जाता था। हमने दादी को टाटा स्टेट गाड़ी ऐसे बना रखी थी जिसमें सोने की फैसिलिटी थी, 2 आदमी पीछे आराम से सो सकते थे। तो मैं कहा दादी को तो आराम होगा। और मोहनी बहन को ये बात अच्छी लगी तो दादी से तुरंत पूछ लिया कि दादी, प्रकाश का विचार है कि आप अहमदाबाद से 1 दिन बॉम्बे रुकेंगे, बॉम्बे से पूना, तो अब तक वो पूना पहुंच जाएगा गाड़ी लेकर के। तो पूना से 4 घंटे 4.5 घंटे की जर्नी है, आप थक जाएंगे, तो सोते सोते आप जाना, प्रकाश का विचार है। देखिए दादी सबसे पहले क्या कहती है, प्रकाश थकेगा तो नहीं, अपना शरीर का ध्यान नहीं लेकिन दूसरों का ख्याल रख रही है कि ये थकेगा तो नहीं इतनी लंबी ड्राइव से। मैं कहा दादी, बाबा की सेवा, आपकी सेवा के लिए थकान क्या होती है, आप बस हमें आज्ञा दीजिए। दादी ने हाँ कर दिया। जैसे ही नीचे आए तो शांतिवन में केवल दादी कॉटेज ही होता था। अब मुझे साथ के लिए कोई चाहिए था। तो अचानक जब खाना खाने के लिए दादी के पास बैठे तो उतनी देर को मुरली वाले राजू भाई आ गए और लिटरेचर वाले रमेश भाई दादी को मिलने आए। तो हमने कहा, राजू भाई, रमेश भाई तैयार हो जाओ, आपको हम ले चलते हैं। तो वो भी तैयार हो गए। हांजी का पाठ तो सब पहनाते थे। तो हम सभी लोग अहमदाबाद गए, दादी को बॉम्बे भेजा और हम लोग पूना पहुंचे। पूना से अब देखिए कोल्हापुर की यात्रा। दादी जी को गाड़ी में बैठाया और मैं कहा 4 घंटे की जर्नी है। 1 घंटे के बाद दादी को हमने सुला दिया। 1 घंटे के बाद जब दादी उठते ही दादी के तबीयत बिगड़ने लगी। दादी के नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई और इतनी ब्लीडिंग शुरू हो गई और रुकने का नाम ना लेवे। दादी को हमने कहा कि लेट जाओ। जैसे ही दादी लेटे तो ब्लीडिंग बंद, जैसे ही दादी ऊपर उठे ब्लीडिंग शुरू हो। ऐसे करते करते हम 2 घंटे दादी को लेटाते लेटाते कोल्हापुर जब पहुंचने लगे तो रास्ते में बहन का फ़ोन आता है कि शहर शुरू होने से पहले ही कलेक्टर, एसपी और गणमान्य व्यक्ति दादी जी का स्वागत करेंगे। तो दादी को 1 सेकंड अभिवादन स्वीकार करना है, नीचे उतरना है। अब हमारे लिए धर्म संकट, दादी गाड़ी में बैठे नहीं कि ब्लीडिंग शुरू हो, लेकिन अब क्या करें। खैर दादी ने कहा कि प्रकाश आप चलते चलो, बाबा बैठा हुआ है, बाबा मेरी तबीयत ठीक करवा लेगा। वंडरफुल सीन थी। जैसे ही वीआईपी सामने खड़े, दादी ने कहा गाड़ी रोको। दादी ऊपर बैठी, ब्लीडिंग खत्म, दादी नीचे उतरी, उन लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और गाड़ी में जैसे ही बैठी चलने लगे, ब्लीडिंग शुरू। कमाल है बाबा की। मैं कहा दादी फिर लेट जाओ आप। 5 मिनट के बाद सेंटर आए। अब आपको मालूम है कि सेंटर पे जब भाई बहनें इकट्ठे होते हैं तो सब चाहते हैं दृष्टि, लेकिन अब दादी का स्वास्थ्य, हमने कहा कि भाई जल्दी जल्दी आप ये नहीं करो। लेकिन देखो दादी की कमाल, उतरी और ब्लीडिंग खत्म। अब
रात को फिर शुरू हो गई ब्लीडिंग। फिर रमेश भाई भी इस प्रोग्राम में थे, तो दादी ने प्रोग्राम दिया कि रमेश, प्रोग्राम सुबह का आप शुरू करेंगे, दादी को जो समय देंगे दादी उस समय आपके पास हाजिर हो जाएगी। अब देखिए, उस समय किसानों का एक सम्मेलन बहुत बड़ा था, 20,000 की सभा किसानों की वहाँ पर थी। हमने पहली बारी इतना बड़ा यज्ञ में प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देख कर के पूरे भारतवर्ष में एक होड़ सी लग गई प्रोग्राम की कि हम 20,000, हम 1,00,000 का प्रोग्राम करेंगे। तो दादी का ये उमंग उत्साह देख कर के 1,00,000 के भी प्रोग्राम भाई बहनों ने किए। अब फिर दूसरे दिन प्रोग्राम जब शुरू हुआ, दादी का जब समय आया स्टेज पे, दादी को स्टेज पे लेके गए। 45 मिनट 45 मिनट तक दादी नॉन स्टॉप बोलती गई, किसानों के बीच बोलती गई, और कोई भी ब्लीडिंग नहीं। उसमें 2-4 वीआईपीज भी आए थे। जब भाषण पूरा हो गया, प्रोग्राम पूरा हुआ, सौगात लेन देन होते हुए स्टेज पे जैसे ही नीचे उतरने लगे, गाड़ी में बैठते बैठते दादी को फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब देखिए, बाबा ने अपना कमाल, जादूगर देखिए, समय पे दादी को ठीक कर देता था और फिर उसी दौरान हम दोपहर को तुरंत भोजन करके दादी को फिर लेटे लेटे हम पूना तक लेके आए। लेटे लेटे दादी की तबीयत ठीक। जैसे ही पूना में उतारा, दादी ने मेरे को दिल से थैंक्स दिया कि प्रकाश, आप अगर नहीं आते तो दादी का तबीयत का क्या होता। मैंने कहा दादी, ये पहले से प्लान था, बाबा जानता था। बाबा ने पहले से, मैंने कहा, हमारे को एक साथ 7 जोड़े कपड़े डलवा दिए थे कि जब भी सफ़र पे निकलो 1 नहीं 2-4 जोड़े एक्स्ट्रा रखो। तो हमने देखा है कि दादी को बाबा किस तरह से समय पे चलाता था, और बाबा ही उनका संसार था। कोई भी प्रोग्राम बनता था, सभी पहले दादी मधुबन निवासियों से प्रोग्राम की चर्चा करती थी, उसके बाद फिर बाबा को संदेश जरूर भिजवाती थी, बाबा से भी वेरीफाई करवाती थी। कई बारी हमने देखा, 1-2 बारी गुलजार दादी को भेजती थी, जाओ बाबा से पूछ के आओ। इतना हक दादी बाबा के ऊपर रखती थी। दादी का दादियों के प्रति बहुत ही स्नेह था। इतना स्नेह था दादियों के अंदर कि एक ने कहा दूसरे ने माना। दादियों की हमने जीवन के अंदर विशेषता देखी। भले दादी की बात दूसरी दादियों को कई बारी समझ में नहीं आई, लेकिन तब भी सभी दादियों ने उस समय हाँ में हाँ कहा, लेकिन बाद में कहा नहीं दादी, इस तरह से ये ऐसा भी हो सकता था। तो हमने देखा दादी के होते होते हुए, मेरे होते होते हॉस्पिटल बना, ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना। दादी एक भाई बहनों को उमंग उत्साह। दादी का स्लोगन होता था, प्रैक्टिकल, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख दूसरा करेंगे। हम 83 में ओम शांति भवन जब बन रहा था, तो दादी क्लास के बाद स्वयं खड़े होकर के पत्थर तगारी उठाती थी, ताकि भाई बहनों को एक उमंग उत्साह मिले। माना हर कर्म करके सभी भाई बहनों को मोटिवेशन दिया। लेकिन दादी का एक स्लोगन होता था, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। निंदक को भी मित्र बनाओ। प्रैक्टिकल मैंने देखा है ये कि दादी निंदक को, आलोचना करने वालों को कैसे आप समान अपना बनाती थी। लेकिन हमने देखा है कि भी हॉस्पिटल बनने के बाद लोगों का नज़रिया भी चेंज हुआ, और हमारा नज़रिया ये होता है कि भी उनके प्रति भी शुभ भावना दो। आज वही जो विरोध में थे, आज वही भाई बहने प्रैक्टिकल हमने देखा है कि सहयोगी बने हैं। ऐसा ही एक किस्सा ज्ञान सरोवर में भी जब नया बना, तो माउंट आबू के अंदर बीजेपी वालों की कार्यकारिणी का एक अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। तो दादी जी ने मृत्युंजय भाई को कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को ज्ञान सरोवर का निमंत्रण दीजिए। नया बना हुआ था, तो वो आए। तो हम लोग गए। तो जब हम लोग गए तो सर्किट हाउस में हम पहुँचे, तो हमने निमंत्रण, मैं भी मृत्युंजय भाई के साथ था। तो जब लोग नहीं चाहते थे कि भी अटल जी संस्था में जावे, और उन्होंने उसके एक दिन पहले राज्यसभा में, विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक ने ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ कुछ बोल दिया। अब बोल दिया तो लोगों ने कहा कि सर आप जा रहे हो, तो आज तो अखबार में छपा हुआ है ब्रह्मा कुमारी के बारे में।
तो बोला क्या है, अखबार लाइए। हमारे सामने सामने अटल जी ने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ते पढ़ते कहते, मेरा पहले मन नहीं था जाने का, लेकिन अब मेरे ही विधायक दल के नेता ने ये बात अगर कह दी है, अब मेरा जाना जरूरी हो गया है। और अटल जी आए, प्रोग्राम में आए, और जब बोलने का उनको मौका मिला, इतना अच्छा उन्होंने बोला कि ब्रह्मा कुमारी संस्था एक इतना अच्छा संगठन है, हम भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हमारा भी संगठन है, 100 साल में हमारा संगठन कार्य कर रहा है, हम भी इतने आगे नहीं बढ़े हैं कि जितनी संस्था ने आगे उन्नति की है। अब मेरे ही विधायक दल के नेता ने अगर इस तरह की बात कही, मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने संस्था की गतिविधियों को इतने से नज़दीक से देखा हो। मैं चाहता हूं कि वो भाई आए, संस्था को अच्छे से देखें, उसके बाद प्रतिक्रिया दें। अब देखिए, ड्रामा अनुसार जो वो विधायक थे, उनके पत्नी बीमार हुए, सब जगह इलाज कराए। किसी ने कहा कि ग्लोबल हॉस्पिटल में आप इनको लेके जाओ, इनका ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। अब उस भाई ने निंदा कर रखी थी ब्रह्मा कुमारी की, तो किस मुख से वो जाएगा संस्था में। लेकिन फिर भी हमारी बहनों ने उनको कहा कि नहीं, आप आइए। अब हमारे का तो स्लोगन दादी का वो पक्का पाठ है कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। हॉस्पिटल परिवार ने उस बहन की इतनी अच्छी सेवा की, 1 हफ्ते के अंदर उसको जब डिस्चार्ज होने लगा, जब वो छुट्टी मिलने लगी, तो जब बिल की बारी आई तो हमारे डॉक्टर भाइयों ने कहा कि हम आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे, हाँ उसका रिटर्न आपको जरूर देना है कि आपको अपने पतिदेव को एक बार विजिट जरूर करना है ज्ञान सरोवर। कहते जरूर। तो वही पत्नी जो ठीक हुई थी तो अपने पतिदेव को जैसे कैसे ज्ञान सरोवर में लेके आई। मैं साक्षी था उस घटना का। प्रोग्राम चल रहा था, उसमें आए, स्टेज पे जब आए, दादी जी ने फूलों की माला जब उसके गले में डाली तो अश्रुधारा उसके आंखों से टपकने लगी। और जब मौका मिला उसको बोलने का, तो सबसे पहले तो उसने यही कहा कि दादी जी, मैं जिस मंच पर बैठा हूं और जिस मंच से मैं बोल रहा हूं, मैं माफी मांगने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं विधायक हूं। मैंने भी किसी के प्रेशर में आकर के वो बात कही, लेकिन आज मैं इन आंखों से, इन चक्षुओं से स्वयं देख रहा हूं कि बिना देखे, बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं कही जा सकती है। तो मेरे को आया कि देखिए दादी का दृष्टिकोण सबके प्रति कितना श्रेष्ठ और महान होता था। माना हम निंदक को भी गले लगा लें तो जो स्नेह और प्यार से जो परिवर्तन हो सकता है, वो रोब और गुस्से से नहीं हो सकता है। ये परिवर्तन हमने देखा है कि दादी का जो जीवन था ना, वो बिल्कुल, तब मैंने कहा है कि 5 गुण दादी जी के जीवन में कूट कूट के भरे हुए थे। नम्रता इतनी कि जब भी गाड़ी में चलती थी, कांच उतार देती थी, सबको ऐसे अभिवादन करती थी। एक बारी मैंने कहा, दादी जी आप सबके आगे झुकते रहते हो, आप संस्था की चीफ हो, आपको अपने सम्मान में रहना चाहिए। दादी जी देखिए तुरंत मेरे को जवाब देती है कि अगर मैं मुखिया हूं तो क्या हो, आप थोड़ा झुकना सीखो। आप झुकोगे, नम्र बनोगे, तो सामने वाला भी नम्रता से आपको उस तरह से व्यवहार करेगा। भाव कहने का ये था दादी का कि आज के परिवेश में हम रिस्पेक्ट चाहते तो हैं, देना नहीं चाहते कि भी हमारा रिस्पेक्ट कोई करे। रिस्पेक्ट व्यक्ति का तब करेगा जब आप नम्र बनेंगे। जिस तरह से पेड़ होता हुआ है, जब फल लगते हैं तो वो झुकता है। तो दादी के भी हर बोल में, स्वभाव में, कर्म में गुण और विशेषता दिखाई देती थी। गादी प्रकाशवाणी जे पुण्यात्मा थे महा, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समा। गादी प्रकाशवाणी जे पुण्यात्मा थे महा, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समा।
छोटा पौधा बरगद बना दिया, उसी विशाल वृक्ष की मिलती है सबको छाया। ऐसी कुशल प्रशासिका मधुबन की थी वो शान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। मीठी सी वाणी और स्नेह ममता द्वारा हम बच्चों को मिला था प्रेम रूहानी प्यारा। इसीलिए ही करते थे कुर्बान उन पे जान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान।